हेलो। आवाज आ रही है सभी को? या सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल कराया था। नाउ उस रदरफोर्ड मॉडल के भी क्या ड्रॉबैक्स, ठीक है? तो नेक्स्ट लेते हैं हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। अब जैसे वहां पर बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, बोला था ना। लेकिन एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल विद हाई वेलोसिटी मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी विद हाई वेलोसिटी मूव कर रहा है तो वो भी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो अगर ऐसा है तो वो कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस से टकराना चाहिए।
लेकिन देखा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नहीं टकराता है। तो क्यों नहीं टकराता है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल, if a particle is moving with high velocity, then it emits energy. If same concept is applied on electron, then it should also emit energy. ठीक है, तो एनर्जी एमिट करता रहेगा। अब एनर्जी एमिट करता रहेगा, खुद की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर खुद की एनर्जी कम हो गई तो उसको जो अपने पास न्यूक्लियस है वो इजीली फुल कर पाएगा। ठीक है, तो इफ सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन देन इट शुड आल्सो एमिट एनर्जी एंड will fall into nucleus after some time. लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉन continues to revolve in circular path. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता रहता है। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, रदरफोर्ड was unable to explain it. ओके, रदरफोर्ड जो है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था ड्रॉबैक में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद हाई वेलोसिटी तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी एमिट करना है, यस प्रेयर, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एनर्जी एमिट करेगा। तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा तो न्यूक्लियस से क्या है, टकराना चाहिए। अब न्यूक्लियस से टकराना चाहिए तो एक्चुअल में देखा गया ऐसा तो होता ही नहीं है। मतलब न्यूक्लियस से टकराएगा तो ऑब्वियसली एटम फिर स्टेबल नहीं होगा ना, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकरा रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा। ओके, इसको मैं डायग्राम से भी बता देता हूं, देखो। तो रदरफोर्ड क्या बोलता है, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अपना न्यूक्लियस है ना। नाउ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट करता रहेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा तो एक पॉइंट पे जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में ही रिवॉल्व करता रहता है, वो मतलब टकराता नहीं। ओके, तो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए, न्यूक्लियस से टकराना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाया। क्लियर है सभी को।
चीज क्लियर है क्या? नहीं, यानी कि ड्रॉबैक से पहले कुछ नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट स्लाइड आज का। लिख लिया सबने? आदित्य लिखो यार जल्दी। अनिकेत हो गया? अनिकेत, आदित्य? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, एटम बहुत बड़ा था, ठीक है। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व करेगा, मतलब इसने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा, ठीक है, ये तो इसने बोला था। बट इतने बड़े एटम में वो अराउंड न्यूक्लियस किस जगह पे रिवॉल्व करेगा वो नहीं बताया। ओके, तो एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट मेंशन, ठीक है। इतने बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करेगा वो एग्जैक्टली इसने नहीं बताया। ओके, देन इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? वो नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है वो क्लियर तुम्हें समझ में आएगा बोर्स मॉडल के टाइम, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है तो बोर्स मॉडल के टाइम समझ में आएगा। तो इसने क्या बोला कि तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है वो बोर्स मॉडल के टाइम हम बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब रेनबो जैसा होगा। रेनबो जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो भी रेनबो जैसा ही होना चाहिए, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होता है। बट इट वाज फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन ये कैसा मिला? डिसकंटिन्यूअस मिला लेटर ऑन ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस मिला था, तो ये इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक होगा। ओके, रदरफोर्ड के हिसाब से एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है रेनबो जैसा हो,
तो यस, ये हम बाद में बताएंगे, है ना। बस इतना देख लो कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो रेनबो जैसा होता है, ठीक है। और मतलब ये स्पेक्ट्रम वाला पार्ट अभी हम बोर्स मॉडल के टाइम बताएंगे क्लियर, ठीक है। अभी जस्ट ये देख लो कि रदरफोर्ड ने बोला था कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब रेनबो जैसा होना चाहिए, बट ये रेनबो जैसा नहीं होता है। ओके। हो गया सबका? अनिकेत? हो गया? अनिकेत? हाँ तो बोलो ना, जैसे ही होता है बोल दिया करो यार। बाकी लोगों का हो गया, वो वेट कर रहे हैं। हाँ। नाउ, तो ये हमारे पास था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब नेक्स्ट जो है वो आएगा बोर्स मॉडल, बट बोर्स मॉडल से पहले हम क्या पढ़ने वाले थे बताया था ना, वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले थे। तो नेक्स्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू वेव्स। ठीक है। सो वेव्स जो है वो क्या होते हैं, मतलब वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है ना। वेव्स के थ्रू क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है ना।
लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। ओके, जैसे तुमने अगर किसी एक एंड, हमारे पास से कोई रस्सी ली है ना, और रस्सी के एक एंड को तुमने बांध दिया और दूसरे एंड को हाथ में लेके और एकदम से अगर तुम झटका देते हो तो उसमें वेव्स बनती है ना। तो उसमें क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है अपने पास। जैसे ये इस एंड से तुमने बांध दिया और ये रस्सी ली है ना, तो एकदम से इधर साइड से अगर तुमने इसको झटका दिया तो कैसा हो जाएगा वो, तो ऐसा आ जाएगी, वेव्स बन जाएगी। तो एक्चुअली क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होगी यहाँ से, ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होगी। ओके, हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल, वो पार्टिकल आगे थोड़ी जा रहा है, जस्ट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो वेव्स जो है उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है, या मैं बोल सकता हूँ भी एनर्जी का एक फॉर्म भी है। ओके, सो वेव propagates with transfer of energy without transferring of particle। ठीक है, तो वेव जो है उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। नाउ वेव मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो देखो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो जो वेव मोशन है वो कुछ इस टाइप से होता है ना, ऐसे ही होता है। तो अब इसमें इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स लेने वाले वेव, ठीक है यार, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, एंड ऑल। ठीक है, सो ये जो है ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इसके अलावा ये जो है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, मीन्स दो, अच्छा ये ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले जो है इनको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ, है ना। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक वेव हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, एक वेव है, हम बोल सकते हैं एक रेवोल्यूशन। ओके, तो ये अपने पास जो है ये हो गई वन। ओके, तो लिखो ये, फिर इसके हम करेक्टरिस्टिक बता देते हैं क्या क्या होती है। समृद्धि अभी लिखवाएंगे हम कि वेवलेंथ वगैरह क्या होती है, वो लिखवाएंगे फिर से। बाकी बता देता हूँ यहाँ पर कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है ना, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अभी आगे मैं और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है।
हो गया सबका? ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम वन बाय वन सारे करेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव। ठीक है, किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेव है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वाला या ये वाला, है कि नहीं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, ये वाला या फिर ये वाला। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ क्रस्ट। ओके, सो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव, या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? और हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ क्रस्ट। ओके, अब इसका यूनिट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड और उसका यूनिट। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव। ओके, नाउ ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव मतलब हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ क्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, एंड इट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस साइन इज लैम्बडा। ठीक है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है? लैम्बडा है। तो वेवलेंथ क्या, नाम से पता चल रहा है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ। तो एक वेव की जो लेंथ है वो होती है वेव। एक वेव की जो लेंथ है वो क्या होती है? वेवलेंथ। अब जैसे मैंने क्या बताया अभी तुम्हें कि एक वेव कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक एक वेव है ना, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक वेव है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो वेव लेंथ। अब ये यहां से यहां तक तो मैं वेव बोल ही रहा हूँ कि यहां से यहां तक एक वेव हो गई। ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहां से लेकर देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी एक वेव हो रही। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी वेवलेंथ है। या फिर यहां से देखो, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो एक वेव कहां तक बनती है? यहां तक। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी वेवलेंथ हो गई। ओके, तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है? एक वेव की लेंथ। अब ये एक वेव की लेंथ को हम कैसे क्या बोल सकते हैं? इसको हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके, तो हम क्या बोल देंगे कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो तरफ के बीच का डिस्टेंस। समझ आया क्या होगा? वेवलेंथ। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, या तो क्रस्ट ले लो या ट्रफ ले लो। ओके, तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ, ऑब्वियसली आजू बाजू वाले होने चाहिए वो। ठीक है, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, यस क्लियर। तो आजू बाजू वाले क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसकी यूनिट क्या है, तो वेव लेंथ, लेंथ वाला यूनिट इसका ऑब्वियसली मतलब यूनिट होगा, तो लेंथ वाला यूनिट मतलब मीटर वगैरह। ओके, तो इसका यूनिट अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम आती है मीटर में। ठीक है, दैट्स वाई हम मीटर के अलावा बाकी यूनिट भी यहाँ पर यूज करेंगे। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। ठीक है, तो मेनली ये दो यूनिट है ना, ये काफी यूज की जाती है, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। कन्वर्जन में सभी का बता देता हूँ, देखो। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर जो है ये 10⁻⁻² मीटर होगा। कन्वर्जन याद रखो। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर इज, माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर जनरली मतलब इन्हीं की वैल्यू दी जाती है। तो नैनोमीटर जो है इट इज 10⁻⁹ मीटर। ओके, नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁹। एंगस्ट्रॉम जो है इट इज 10⁻⁻10 मीटर। एंड पिकोमीटर इज 10⁻⁻12। ओके, तो पिकोमीटर और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उस पर बेस नहीं आएगा। मेनली जो है वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। ओके, पिकोमीटर मैंने क्या बताया, इट इज 10⁻⁻12। ओके, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। नैनोमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। ओके, तो ये कन्वर्जन याद रख। हो गया सबका? ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। तो वैसे वेलोसिटी तो पता ही है क्या होगा, रिप्रेजेंट इसको v से करेंगे। तो वेलोसिटी इज
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव per unit time. Okay, distance traveled by wave per unit time. This is velocity. Obviously इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, that is velocity. Now after velocity, नेक्स्ट लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू, दिस इज न्यू, एन यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज न्यू और एफ। ओके, केमिस्ट्री में हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नहीं कशिश, टाइम पीरियड नहीं, पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड इज डिफरेंट। यस प्लेयर। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होगा? तो देखो, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने वेव। ओके, न्यू सिंबल योहान, ये जो सिंबल है ना, ये इस सिंबल को न्यू बोलते हैं, एन न्यू। ओके, ये जो सिंबल है ये न्यू है। सो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है एक तो होता है हर्ट्ज, जिसको हम एस जेड भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा होता है सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। सीपीएस, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1 हर्ट्ज इज 1 सीपीएस। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यूनिट होगी इसकी हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। जैसे मान लो अपने पास ये एक हम वेव बना रहे हैं, ठीक है, ये अपन ने मान लो वेव बनाई, ये वेव बनाई, और ये मान लो 3 सेकंड के लिए, ये मान लो 2 सेकंड के लिए, ठीक है, ये 2 सेकंड की वेव है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका? ये वेव हमने 2 सेकंड के लिए बनाया, 2 सेकंड में इतना पार्ट आया वेव का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? कितने कितने वेव आए? कितने वेव आए? देखो, ये हो गया एक वेव, ये हो गया 2 वेव, और ये हो गया 3 वेव, है ना। तो 3 वेव आए हैं ना, तो 2 सेकंड में 3 वेव आए हैं, तो पर सेकंड कितने वेव होंगे? 3/2, है कि नहीं? तो 3/2 हम बोल सकते हैं 1.5। ओके, सो अगर इसका कोई फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 3/2 हर्ट्ज या फिर 1.5
हर्ट्ज। ओके, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स 3 है और टाइम लगा 2। ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम में कितने वेव्स आएंगे वो फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया ही था, ये एग्जाम्पल है, इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि कितनी वेव बने यहाँ पर, 3 वेव बने। एक वेव यहाँ तक आ गया, दूसरा वेव यहाँ तक आ गया, तीसरा वेव यहाँ तक आ गया, है ना। 3 वेव बने और कितने टाइम में बने, 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने वेव होंगे, 1 सेकंड में 1.5 या 3/2 वेव। लिख लिया? चले आगे। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट हम लेंगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी का देखो, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ओके, न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन, न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। तो वेव नंबर जो है ये क्या होगा, तो इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज वेव नंबर। नाउ यहाँ पर भी देखो रिलेशन है, वेव नंबर इज 1/λ। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। ठीक है, तो ये वेव नंबर और लैम्बडा के बीच में रिलेशन है। अच्छा, 1/λ को देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/λ को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, तो देखो न्यू इज इक्वल टू क्या है? v/λ है ना। तो यहाँ से न्यू अपॉन वी क्या हो गया? 1/λ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो 1/λ मतलब न्यू बार, तो न्यू बार क्या हो गया? न्यू बाय वी भी हो। ओके, तो वेव नंबर को 1/λ भी लिख सकते हैं एंड न्यू बाय वी भी लिख सकते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होगा वेव नंबर का? यूनिट क्या होगा इसका? 1/λ, तो लैम्बडा का उल्टा ना, मतलब मीटर-1, सेंटीमीटर-1 एटसेट्रा। ओके, सो जो लैम्बडा की यूनिट है उसका उल्टा यूनिट हो जाएगा वेव नंबर का, मतलब न्यू बार। हो गया सबका? ओके, सो दिस वाज वेव नंबर। नाउ ऑलमोस्ट यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वेव की, एक और ले लेते हैं। तो इट इज इंटेंसिटी, आई। तो इंटेंसिटी वेव की क्या है? तो इट इज एनर्जी ऑफ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी ऑफ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी आएगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इंटेंसिटी, इस पर वेश कुछ आता नहीं है। तो ये हमारे पास वेव के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ हमने ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है अपने पास वेव के वो हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो मुझे ये बताओ कि ये किस पे डिपेंड करेंगे, मतलब किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी?
किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? यस अक्षत, करेक्ट है। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करेगी। ओके, किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स पर। मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसने हॉर्न दिया, और एक बस जा रही है, उसने हॉर्न दिया, तो दोनों के हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होगी ना। ओके, तो वो वेव जो है ऑब्वियसली दोनों का जब हॉर्न बजा तो साउंड वेव निकली दोनों से, पर दोनों की जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट। ओके, तो जो साउंड वेव आ रही है वो किससे आ रही है वो देखो, वो ट्रेन से आ रही है या कार से आ रही है। ओके, तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी सोर्स पर, कि किस सोर्स से तुम्हारे पास वेव आ रही है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पर। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा वेव का? वो डिपेंड करेगा मीडियम पर। हमारे पास कोई वेव है, जैसे मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, अगर वैक्यूम होता तो तुम्हारे पास आवाज पहुंचती क्या मेरी? नहीं पहुंचती ना। ठीक है, सो वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? किसी वेव का वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अभी मैं रूम में हूं और वहां पर आवाज दे रहा हूं, अगर मैं पानी में आवाज दूंगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी उस वेव की, है ना। तो अलग अलग जगह वेव की वेलोसिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा वेव का? मीडियम पे डिपेंड करेगा। एंड वेवलेंथ जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेव पर, वेव की जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, एंड वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। हो गया सबका? ठीक है, नाउ चलो क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अनिकेत सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड मीडियम? अनिकेत यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो साउंड वेव है मेरे मुंह से निकल रहा है, तो मैं उसका सोर्स हो गया। ओके, उस साउंड वेव का सोर्स मैं हो गया। और रूम जो है उसके अंदर एयर है, तो एयर क्या हो गया? मीडियम हो गया। समझ आया? वेव कहां से निकल रही है वो सोर्स है, और किसके थ्रू पास हो रही है वो मीडियम। क्लियर है? डिस्टेंस, डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 30 minutes if wavelength of wave is 1.5 centimeter and frequency is 20 kilohertz। ठीक है, तो वेव है हमारे पास, उसने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हमें निकालना है। उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर। यस, करेक्ट आ रहा है। प्रेयस, मृदुल प्रेयस। शौनक रॉन्ग है। यस, रॉन्ग है। वृष्टि करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। वृष्टि आई थिंक तुम्हारा रॉन्ग था। कशिश करेक्ट है। अक्षत करेक्ट है।
राहुल करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, समृद्धि रॉन्ग है, गीतिका रॉन्ग है, सहस्रा रॉन्ग है, रोहित रॉन्ग है। रॉन्ग क्या एक्चुअली, करेक्ट है शायद, नहीं रॉन्ग है, रोहित रॉन्ग है। सहस्रा रॉन्ग है। चलो करा देते हैं, देखो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है 30 मिनट, है ना। तो बेसिकली हमें टाइम पता है, तो टाइम पता है तो डिस्टेंस ट्रेवल कब आ सकती है, वेलोसिटी पता हो। कि वेलोसिटी पता चल सकती है, बिल्कुल ट्रस्ट सकती है, क्योंकि हमें वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पता है। तो देखो, वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी इज 20 kHz, that is 20 into 10⁻³ hertz. Now frequency is equal to velocity by wavelength. तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू वेवलेंथ इज दिस। तो ये कितना आया, दिस इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आई। ओके, वेलोसिटी कितनी आ गई, 300 मीटर पर सेकेंड आ गई। ना वेलोसिटी मिल गई, अब हमें क्या ढूंढना है, टाइम ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टाइम पता है 30 मिनट है, वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो टाइम इज 30 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, दैट इज 30 इंटू 60 सेकेंड। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, इट इज, कितना था वेलोसिटी, 300 इंटू 30 इंटू 60, तो कितना है ये, 54, ये मीटर में आया। अगर हमें किलोमीटर में चाहिए तो 540 किलोमीटर। क्लियर है सभी को। अनिकेत प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अनिकेत देखो क्या है, हमें पूछा था कि 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव। तो अगर हमें टाइम पता है
और हमें ये पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो यार वो हम तभी निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। अगर वेलोसिटी मिल गया देन डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे आ सकता है? तो वेलोसिटी आ सकता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से। याद है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था भाई? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये था, ठीक है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पता है तो वेलोसिटी मिल जाता है। तो वही हमने वहां पर किया है। ओके, तो बट क्या है कि यूनिट जो है, यूनिट सिस्टम सबका एक ही है। तो हमने क्या ऐसा यूनिट सिस्टम ले लिया सबका। तो लैम्बडा जो है सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। तो ये हमने लैम्बडा को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलोहर्ट्ज था, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद वेलोसिटी निकाली, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वेलोसिटी आएगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को मल्टीप्लाई किया तो देखो हमारे पास वेलोसिटी आ गया वेव का 300 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी मिल गया, टाइम हमें दिया है मिनट में। टाइम किसमें दिया है? मिनट में। और ये देखो इसकी यूनिट क्या है? इट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड है हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो टाइम है इसको भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये आ गया। देन डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्वियसली वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 50 मतलब 540,000 मीटर, या हम बोल सकते हैं 540 किलोमीटर। क्लियर है क्या? आगे चलें। सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। ओके क्षितिज। हुआ क्या यही क्षितिज? हो गया ना?
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी frequency, wavelength and wave number of a wave having velocity 3 into 10 raised to 8 meter per second and time period 10 raised to power minus 9 by 3 seconds. Determine frequency, wavelength and wave number of a wave having velocity 3 into 10 raised to 8 meter per second and time period 10 raised to power minus 9 by 3 seconds. Yes, Kashish, correct है. Yes, correct है. समृद्धि करेक्ट है. प्रेस ये किसकी वैल्यू है? यस राहुल करेक्ट है. राहुल देसाई या प्रेस करेक्ट है. शौनक करेक्ट है. कशिश करेक्ट है. अनिकेत रॉन्ग है. शौनक रॉन्ग है. प्रेस करेक्ट है. कशिश करेक्ट है. अक्षत यस करेक्ट है. अक्षत
गीतिका गीतिका रॉन्ग है, एक करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है गीतिका तेरे। मृदुल मृदुल दो करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है। समृद्धि करेक्ट है, वृष्टि करेक्ट है, नो सहस्त्र चलो करा देते हैं। मृदुल लास्ट वन, लास्ट वाला रॉन्ग था मृदुल। त्रिशा चलो देख लो, तो कुछ करेक्ट आ रहे हैं, कुछ रॉन्ग आ रहे हैं। तो देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन बताया हमने? हमने बताया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या इनवर्स, रेसिप्रोकल है। मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड होता है। सो 1/10⁻⁹/3। सो ये क्या हो गया? दिस इज 3/10⁻⁹ या फिर 3 × 10⁹ ठीक है, हर्ट्स या साइकिल पर सेकंड कुछ भी बोल दो। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या आया? फ्रीक्वेंसी आया। तो फ्रीक्वेंसी मिल गया। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ हो जाएगा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ, सॉरी wavelength is frequency by sorry wavelength is velocity by frequency. So velocity is 3 × 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 × 10⁹ तो ये कितना है? 1/10, ये 0.1। तो 0.1 यूनिट क्या होगा? मीटर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज वेव नंबर? इट इज 1/λ, है ना? वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। सो 1/0.1 तो कितना है ये? 10। यूनिट क्या होगा? यूनिट इज मीटर -1। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल, तुम्हारा ये रॉन्ग आ रहा था ना, ये थोड़ी आ रहा था तुम्हारा। एक 1/3 × 10⁸ आ रहा था ना। यस प्रियस, वैसे भी कर सकते हो। मृदुल सर, कैन वी फाइंड वेवलेंथ बाय मल्टीप्लाइंग टाइम एंड वेलोसिटी? टाइम एंड वेलोसिटी, बट व्हाट टाइम यू हैव टेकन मृदुल? टाइम क्या लिया है? वो तो टाइम पीरियड है ना। तो टाइम पीरियड है, मतलब वन वेव का टाइम है वो। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव है वो, एक तरह से। ओके, तो ये वन वेव का टाइम है। दिस इज वन वेव का टाइम।
तो उसको तुम क्या बोल रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी से। तो वन वेव का डिस्टेंस आ जाएगा यार, ये जो टाइम है ये क्या है, वन वेव ने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो अगर तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस आ जाएगा, कौन सा डिस्टेंस आएगा, वन वेव का डिस्टेंस, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इज नथिंग बट वेवलेंथ। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यस वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। क्यों मिलेगा वेवलेंथ, बिकॉज टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ओके, ये हम बोल सकते हैं वन वेव का टाइम है, तो ये एक वेव का टाइम है, एंड ये जो वेलोसिटी है ये उसी वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी और वन वेव के टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वेव का डिस्टेंस आ जाएगा, वन वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो वन वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इज नथिंग बट वेव लेंथ, ठीक है। एक वेव का लेंथ मैंने क्या बताया, वेव लेंथ होता है, एक वेव का लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव। तो दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो वेलोसिटी और टाइम पीरियड को, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, उससे वेवलेंथ मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से भी वेवलेंथ आ सकता था, दैट विल बी 10⁻⁻1 या 0.1 मीटर, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते थे, वेवलेंथ आ गया, देन वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ओके, और वेव नंबर भी निकाल सकते हो। सर हाउ इज वेलोसिटी वन इन फर्स्ट स्टेप, किस कहाँ बोला यार वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट वन इन फर्स्ट स्टेप यार, दिस इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड। ये हमने लास्ट जब सर्कुलर मोशन के टाइम भी चीज बताई थी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड होता है वन बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं कि वेलोसिटी वन ले लिया, ऐसा नहीं। समझ आए ऑन। हो गया सबका, ठीक है। सो अभी होमवर्क नोट करो। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7
9, 10. ठीक है, सो अभी इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टाइम 7, 9 एंड 10. ओके, चलो बाय.